देखिए लिखा हुआ है भाग एक, बाल विकास, शिक्षा एवं मनोविज्ञान, जिसे आप कहते हैं CDP। चाहे आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो टेट के लिए, चाहे जूनियर के लिए, चाहे सीटेट के लिए, सभी में CDP आता है 30 अंक का। 30 क्वेश्चन आते हैं आपके CDP के। तो शुरू करते हैं यहाँ पर हम लोग। देखिएगा आप लोग, पहला क्वेश्चन आपके सामने। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों करना चाहिए। अब आप ऑप्शन पढ़िएगा, आपको खुद समझ में आएगा कौन सा सही है इसमें, कौन सा गलत, हिसाब लगाइएगा। इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। देखिए शिक्षक का काम क्या होता है, अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाना। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाना। बात समझिए आप लोग यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। इसके देखिए की पॉइंट्स देखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए। अब देखिए क्या क्या आपको ऑप्शन सही हो सकते हैं, यहाँ मिल सकता है। शैक्षिक मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। यह शिक्षकों को उनके छात्रों की विशेषताओं और क्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह शिक्षकों को यह समझने में मदद करता है कि अधिगम कैसे होता है। एक शिक्षक को यह निर्धारित करने में मदद करता है कि अधिगम की दिशा में एक छात्र की प्रगति का मूल्यांकन कैसे किया जाए और क्या अभीष्ट लक्ष्यों को पूरा किया गया है। ठीक है, बात समझे। तो कोई सा भी हो, तो आपको अगर कोई सा भी इनमें से मिले ऑप्शन ए, क्योंकि ये सारे सही हैं। ठीक है, पढ़ते हुए चलिएगा, आपकी समझ जो है बहुत ज़्यादा विकसित होगी और आप अच्छे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगला देखिएगा। वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है, इसे कहते हैं व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। व्याख्या देखेंगे इसकी। मनोविज्ञान, जिसे अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, कि शुरुआत में इसे आत्मा, मन और चेतना का विज्ञान माना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। इसमें मानव और पशु दोनों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसे पहले क्या मानते थे, आत्मा, मन और चेतना का विज्ञान, लेकिन अब क्या मानते हैं, वर्तमान में मानते हैं मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान। दोनों पॉइंट याद करने हैं, ठीक है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए। मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, यह किसने कहा था। यह किसने कहा था बताना आपको। ठीक है, ये कहा स्टीफन ने। किसने कहा है, यह स्टीफन ने कहा है कि मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन कौन से हैं। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए इसके लिए शिक्षक हो जाएगा छात्र है, शिक्षक शिक्षा किसे देगा, छात्रों को। और किसके अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार देगा शिक्षा, तो हो जाएगा शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। आगे देखिएगा, पहले इसका व्याख्या देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं, कौन कौन, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें अध्यापक छात्र के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शामिल किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूरी नहीं हो सकता है। सही बात है आपकी। यहाँ जॉन डीवी के अनुसार क्या है, एक पॉइंट याद कर लीजिएगा कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किसका कथन है, क्या बताएंगे, जॉन डीवी का कथन है। चलिए आगे देखिएगा।
शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो शिक्षण का, अध्यापक का काम क्या होता है? बच्चों को शिक्षा देना। तो शिक्षा देने का काम को बेहतर कर सके। इसके पॉइंट देखिएगा। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सके। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा समदर्शी व्यवहार को अपनाने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। और ये क्वेश्चन जो देखिए कितनी बार पूछा गया एग्जाम में, कितनी बार आया हुआ है। व्यवहारवाद का जनक किसे कहते हैं? व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? याद कर लीजिएगा, कहते हैं जे.बी. वाटसन को। किसे कहते हैं? जे.बी. वाटसन को कहा जाता है व्यवहारवाद का जनक। व्यवहारवाद की स्थापना वाटसन द्वारा 1913 में की गई थी। वाटसन का मानना था कि मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है। अतः इसकी विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार हो सकता है, चेतना नहीं, क्योंकि सिर्फ व्यवहार का ही अध्ययन वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक ढंग से हो सकता है। वाटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया है। किसके? ये वाटसन के व्यवहारवाद ने। मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है? इसे कहते हैं वर्ताव का अध्ययन, यानी व्यवहार का अध्ययन। अभी आपने पढ़ा था ना इसके बारे में, व्यवहार का अध्ययन। आगे देखिए। वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है? वर्तमान समय की बात कर रहा है, तो इसे कहते हैं व्यवहार का विज्ञान। ये भी फिर से रिपीट हो गया। आगे देखिए। मनोविज्ञान के मतवाद समूह, उनके समर्थकों की सूची नीचे दी गई है। अब आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। आचरणवाद, इसके समर्थकों का नाम बताना है। समर्थक कौन है? आचरणवाद के समर्थक हैं स्किनर, याद कर लीजिएगा। मनोविश्लेषण के फ्रॉयड। सम सामग्रिकतावाद के कौन हो जाएंगे आपके? वर्दीमर। रचनात्मकवाद के कौन हो जाएंगे? वाइगोत्स्की। ये चारों याद कर लीजिएगा। आगे देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा, कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, मित्र समूह द्वारा दी गई शिक्षा, पड़ोसी द्वारा दी गई शिक्षा। देखिए, शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा। आपसे पूछा गया अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत कौन सा नहीं है। देखिए, ये अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा, ये अनौपचारिक शिक्षा है जो विद्यालय से दूर दी गई है। मित्र समूह द्वारा ये भी अनौपचारिक हो जाएगी, पड़ोसियों द्वारा ये भी अनौपचारिक। ठीक है, तो ये अनौपचारिक है, तो अनौपचारिक है कौन सी नहीं? ये है औपचारिक। कौन सी वाली? की कक्षा कच्च शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा। ठीक है, अब आप समझिएगा कि अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। अनौपचारिक शिक्षा में किसी भी चीज की निश्चितता नहीं होती है, इसलिए इसे अनियमित, आकस्मिक और अनियोजित शिक्षा भी कहा जाता है। निश्चित नहीं होता है। जैसे यह शिक्षा अनियमित, अव्यवस्थित, अनिश्चित और आकस्मिक होती है। कौन सी? अनौपचारिक। इसमें व्यक्ति, परिवार, समुदाय, पड़ोस, समाज आदि से शिक्षा प्राप्त करता है। यह सरल स्वाभाविक जीवन से संबंधित होती है। इसका उद्देश्य पूर्व निर्धारित नहीं होता है। इसमें किसी प्रकार की परीक्षा या मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये विशेषता हो जाएगी अनौपचारिक शिक्षा की। और समझना थोड़ा सा, यह शिक्षा आजीवन चलती रहती है। और औपचारिक शिक्षा क्या होती है? वो आजीवन नहीं चलती है। ठीक है, उसमें परीक्षा होती है, उसमें टारगेट फिक्स होते हैं कि आपको ये क्लास 6 पास करना है, क्लास 7 पास करना है। ठीक है, उसमें अध्यापक पढ़ाता है। इसमें आप शिक्षा कहीं से भी ले सकते हैं। उसमें निश्चित टाइम पीरियड होता है, इसमें टाइम पीरियड निश्चित नहीं होता। ये अनौपचारिक शिक्षा है। चलिए आगे देखिए। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वसना। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वसना।
किसने परिभाषित किया था? ये थे अरस्तु। किसने? अरस्तु ने परिभाषित किया था। व्याख्या देखते हैं। अरस्तु के अनुसार शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करती है। यह व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाती है, विशेषकर मानसिक शक्ति को, जिससे वह परम सत्य, अच्छाई और सौंदर्य का आनंद लेने योग्य हो सके। आगे देखिएगा। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? संसार के विषय में सृजनशील जागरूकता के निर्णय के विषय में, एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है, साझा विश्वास, अनुभव से प्राप्त तर्क का विकास। तो शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? कि एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है। यह है अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा। व्याख्या देखते हैं इसकी क्या है। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है एक व्यक्ति को इस प्रकार से तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता हो। किसी एक व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से तैयार करने के बाद ही पता चल पाएगा कि निर्णय लेने को तैयार है या नहीं। अगर व्यक्ति में सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो गई, तब अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा प्राथमिक उद्देश्य पूर्ण हुआ माना जाएगा। मतलब जो निर्णय ले पा रहे, तो समझ लीजिएगा शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य उसने कंप्लीट किया है, पूरा हुआ है। आगे देखिएगा। शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है। कैसा होता है? जो निरंतर होता है, लगातार शिक्षा के लिए। ठीक है, आगे देखिएगा। शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो निरंतर होता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ निरंतर सीखता रहता है। शिक्षा का प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देता है। मनुष्य शिक्षा द्वारा अपने जीवन में नित्य नए नए अनुभव प्राप्त करता है तथा उससे नई नई बातें सीखता है। इस प्रकार शिक्षा का कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है, अतः निरंतरता शिक्षण का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग यहाँ तक। व्यवहारवाद निम्न में से किस व्यवहार के अध्यापन पर बल देता है? व्यवहारवाद जो है, व्यवहारवाद केवल बाह्य व्यवहार के अध्यापन पर बल देता है, केवल बाहरी व्यवहार पर। इसकी व्याख्या देखते हैं, पहले समझो। व्यवहारवाद केवल बाह्य व्यवहार के अध्यापन पर बल देता है। व्यवहारवाद उपागम इस मान्यता पर आधारित है कि वातावरण मानव व्यापार व्यवहार का निर्धारक होता है। एक व्यक्ति एक परिस्थिति विशेष में क्या अनुक्रिया व्यवहार करता है, यह इस पर निर्भर है कि पिछले समान परिस्थितियों में उसके व्यवहार का परिणाम क्या रहा है। व्यवहारवादियों का मत है कि मानव व्यवहार निरीक्षण योग्य एवं मापनीय होना चाहिए। साथ ही उसका यह भी मत है कि व्यवहारिक क्रियाएं उद्दीपक, अनुक्रिया और पुनर्वलन की क्रमिक पुनरावृत्ति द्वारा सीखने का परिणाम होती हैं। व्यवहारवादियों की मान्यता है कि मानव व्यवहार प्रायः सीखे गए होते हैं एवं मानव व्यवहार प्रायः परिस्थितियों एवं वातावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई? वे थे विलियम वुंट। कौन हो जाएंगे? विलियम वुंट। कितनी बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है। देखिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं हम लोग यहाँ पर। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला विलियम वुंट द्वारा 1879 में लिप्जिंग यानी जर्मनी में स्थापित की गई, जिसमें उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ प्रत्यक्षण, संवेदना तथा संवेग जैसी प्रमुख मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया। लिप्जिंग की प्रयोगशाला में वुंट तथा उनके सहयोगियों ने मनोविज्ञान की विभिन्न समस्याओं पर उल्लेखनीय प्रयोग किए, जिसमें समय अभिक्रिया विषयक प्रयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। नोट क्या लिखा हुआ है इसको समझिएगा। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला विलियम वुंट ने बनाई है और इन्हीं को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है।
बात समझ में आई होगी आप लोगों को। आगे देखिए। अगला देखिएगा, यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये कहा था स्क्रीन ने। ये रिपीटेड क्वेश्चन एक बार हो चुका है। इसकी व्याख्या को देखते हैं हम लोग। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। बी एफ स्किनर, जन्म हुआ था 1904 में, मृत्यु 1990 में। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं, जो व्यवहार को बदलने के लिए पुनर्वलन या परिणामों का उपयोग करते हैं। इनके शब्दों में, शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से, जो सामाजिक प्रक्रिया है, और विज्ञान से, जो व्यवहार संबंधी विज्ञान के हैं, तथ्य को ग्रहण करता है। ये स्किनर के हिसाब से आपको सिर्फ क्या याद करना है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मैं व्याख्या इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि इसमें कुछ मेन पॉइंट हो वो आप याद कर लें, अन्यथा इसे याद करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे मेन पॉइंट होगा मैं आपको बता दूंगा। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है अनुशासन में, मूल्यांकन में, बाल विकास के ज्ञान में, या सर्वांगीण विकास में। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान जो सहायक है वो सर्वांगीण विकास में है। सभी तरीके का विकास उसमें सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें मनोविज्ञान के सिद्धांत, नियम, विधियों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में उन सभी ज्ञान और विधियों को शामिल किया जाता है जो सीखने की प्रक्रिया में अधिक अच्छी प्रकार समझने और कुशलता अधिक कुशलता से निर्देशित करने के लिए आवश्यक हैं तथा उनके सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। देखिए, इसमें ये याद करने वाला नहीं था। इसमें याद करने वाली चीज़ क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान सहायक काय में होता है? सर्वांगीण विकास में। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। व्यवहार अध्ययन के लिए कौन सी विधि अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है? आपसे पूछा गया है व्यवहार का अध्ययन करने के लिए, तो हो जाएगा आपका प्रयोगात्मक विधि। कौन सी विधि? प्रयोगात्मक विधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन है। पूछा गया है चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? परिकल्पना। क्या हो जाएगा? परिकल्पना कहलाता है। ठीक है। इसका देखिए व्याख्या देखते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेंगे अभी। देखिए, परिकल्पना इसमें इंपॉर्टेंट चीजें देखिएगा। ये देखिएगा, करलिंगर इनके अनुसार है परिकल्पना को दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन मानते हैं। ये हो जाएगा। मैकगुइन, परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के कार्यक्षम संबंधों का परीक्षण करने योग्य कथन है। लुंडबर्ग के हिसाब से क्या है कि परिकल्पना एक प्रयोग संबंधित सामान्यीकरण है जिसकी वैधता की जांच होती है। अपने मूल रूप में परिकल्पना एक अनुमान अथवा काल्पनिक विचार हो सकता है जो आगे के अनुसंधान के लिए आधार बनता है। तीनों पॉइंट बता दें जो इंपॉर्टेंट थे आपके यहाँ पे। ठीक है। आगे देखो आप लोग। मनोविज्ञान प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? प्रभाव संबंध का कारण पता कर चलता है इससे। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है? ये कहा है विवेकानंद जी ने। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है। देखिए, व्याख्या समझिएगा। अरस्तु के अनुसार क्या है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना है शिक्षा है। स्वामी दयानंद के अनुसार क्या है कि शिक्षा मानव जाति के विकास के लिए एक सर्वोच्च और सबसे महत्वपूर्ण नैतिक प्रक्रिया है। और जेम्स ने शिक्षा को कैसे कहा है? आचरण की अर्जित आदतों और व्यवहार की प्रवृत्तियों के संगठन के रूप में
परिभाषित किया है किसने? जेम्स ने। तो तीनों परिभाषाएं मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। आगे देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि है। कौन सी विधि सबसे पुरानी है? तो ये हो जाएगी आपकी अंतर्दर्शन विधि। कौन सी? अंतर्दर्शन विधि है, वो सबसे पुरानी विधि है। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग पूछा गया है, किसके द्वारा किया गया था? तो ये साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था रूडोल्फ गोल्काय। किसने किया था? रूडोल्फ गोल्काय ने प्रयोग किया था। देखो, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग जर्मन दार्शनिक रूडोल्फ गोल्काय के द्वारा किया गया। 1590 में रूडोल्फ गोल्काय ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइकोलॉजिया पुस्तक किसकी है? तो रूडोल्फ गोल्काय की पुस्तक है। ये चीज़ यहाँ से मिली हमें। आगे देखो, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है बताना है। तो साइके प्लस लोगोज यानी यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है। ठीक है, साइको प्लस लोगोज से, समझ लो इसको। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्द से हुई है। साइकेस मतलब यह साइको जो है इसका शब्द का अर्थ है आत्मा होता है। लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, मतलब कहते हैं आत्मा का अध्ययन है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान लो आत्मा का अध्ययन। आगे देखिए क्वेश्चन। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जनक है विलियम जेम्स। इसकी व्याख्या देखते हैं। विलियम जेम्स जो एक अमेरिकी दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक किया था, इसलिए इन्हें मनोविज्ञान तथा आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। मतलब मनोविज्ञान का जनक और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स। जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक प्रकाशित की है। क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? तो विलियम जेम्स की पुस्तक है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यह परिभाषा दी गई है E.A. पील के द्वारा। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 नंबर। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके इस उद्देश्य से निम्न में से कौन सा क्षेत्र संबंधित है? देखिए, विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो हो जाएगा शैक्षिक मनोविज्ञान। कौन सा हो जाएगा आपका? शैक्षिक मनोविज्ञान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है? देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है? व्यवहारिक विज्ञान है, प्रयुक्त विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, शैक्षिक मनोविज्ञान, आदर्श मूलक विज्ञान। लेकिन ये आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। ठीक है, बात समझ गए होंगे आप लोग। ये देखिएगा आपके सामने। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है। देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि व्यवहार की व्याख्या में सूचना प्रक्रम को आधार बनाया गया है। ये संज्ञानात्मक वाद में क्या बनाया? सूचना प्रक्रम को आधार किसे बनाया गया है व्यवहार की प्रक्रिया में? ये संज्ञानात्मक वाद में। बात समझ गए? आगे देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानवतावाद बल देता है। ये मानवतावाद किस पे बल देता है? ठीक है, मानवतावाद बल देता है स्व को, मतलब सेल्फ स्वयं को, स्वयं पर बल देता है मानवतावाद। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। ठीक है, वो देखिएगा। मानवतावाद शो यानी सेल्फ को बल देता है। कार्ल रोजर्स मानववादी और
नैदानिक मनोविज्ञान में योगदान करते हैं। कार्ल रोजर्स कुछ अन्य प्रसिद्ध विद्वानों के बहुत करीब थे जो मार्क्सवादी मनोविज्ञान के मौलिक विचारों के हौसले थे। इतना ही लिखिएगा, सिर्फ कार्ल रोजर्स जो थे वो मानववादी और नैदानिक मनोविज्ञान में योगदान करते थे, बस। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मिलर और डोलार्ड द्वारा प्रदत्त अनुकरणात्मक व्यवहार का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है पूछा गया है। सहसंबंधात्मक व्यवहार ये नहीं है। थोड़ी सी ये व्याख्या देखेंगे इसकी, इसमें जो इंपॉर्टेंट व्याख्या होगी वो देखेंगे। देखिए मन के अनुसार क्या है, सह संबंध दो चरों के बीच सन्निकटता के स्तर का एक सांख्यिकीय मापन है। ये पूछ सकता है कि किसके अनुसार, और बैलिस के अनुसार भी आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को क्या कहते हैं? इस अध्ययन को कहते हैं अनुदैर्ध्य अध्ययन। क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य अध्ययन कहते हैं, अनुदैर्ध्य अध्ययन। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन किसने दिया है? यह कथन किसने दिया है? यह कथन दिया है स्किनर ने। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कहा है स्किनर द्वारा कहा गया है। देखिए जो इंपॉर्टेंट होंगे फैक्ट मैं बता दूंगा आपको। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? कौन सा मनोवैज्ञानिक जो है वो व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। देखिए वाटसन संबंधित है, हल संबंधित में है, स्किनर संबंधित है, लेकिन ये फ्रॉयड जो है वो संबंधित नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। व्याख्या तो इसकी व्याख्या में इसमें कुछ नहीं इंपॉर्टेंट था, बता दिया गया। आगे देखो, शिक्षा मनोविज्ञान कई विषय वस्तु निम्न में से किन कारकों के आसपास घूमती है? शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां, विकल्प सभी सही हैं। तो ये सारे विकल्प यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और इसका आंसर आप लोग बता भी सकते हैं। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से साथ संबंधित है? देखिए ये हो जाएगा आपका शिक्षा मनोविज्ञान। ये क्वेश्चन हो चुका है, ये दोबारा से क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ठीक है। देखिएगा, छात्र अधिगम का वार्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया। मतलब किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया आपसे पूछ रहा है। छात्र अधिगम का वार्क मॉडल, ये वार्क मॉडल जो है वो है प्रस्तावित किया है नील फ्लेमिंग ने। किसने? नील फ्लेमिंग। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है 1900। कौन सा माना जाता है? ये माना जाता है 1900। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष 1900 माना जाता है। इतना ही याद रखिएगा अभी। शिक्षा मनोविज्ञान का जगह थॉर्नडाइक को माना जाता है, थॉर्नडाइक। ठीक है, ये भी पॉइंट से बात कर लीजिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? ये आपको बताना है। मानव व्यवहार का अध्ययन सही है। मानसिक
प्रक्रियाओं का अध्ययन ये भी सही है, सीखने के तरीकों का अध्ययन ये भी सही है, संचार माध्यमों का अध्ययन ये हो जाएगा आपका गलत, संचार माध्यमों का अध्ययन नहीं है। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, लगातार हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा। आगे के क्वेश्चंस को भी देखते हैं हम लोग।